Good morning, student. Today we are going to discuss about the new topic of human reproduction is called fertilization. लास्ट टॉपिक में हम बात कर रहे थे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है फीमेल में, और जो कि रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। ऑल प्राइमेट्स इसमें इंक्लूड होते हैं लाइक एप्स, मंकी एंड ह्यूमन बींग्स। तो उसमें हमने देखा था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके अलग अलग फेजेस होती हैं। फर्स्ट फेज को हम कह रहे थे मेंस्ट्रुएशन, विच स्टार्ट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पे ये स्टार्ट हो जाती है और 3 to 5 डेज तक ये जो साइकिल होती है जिसको हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, जिसमें वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल होती है, वो हार्मोनल लेवल के डिक्रीज होने पे, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसके डिक्रीज होने पे ये वॉल क्या हो रही थी, रप्चर हो रही थी, और जो ब्लड था, जो मेंसेस था, वो थ्रू द वजाइना क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था आउटसाइड दी बॉडी। सेकेंड पार्ट हमने उसमें देखा था कि जो सेकेंड फेज थी उसको फेज, उस फेज को हम कह रहे थे ग्रोइंग फेज। उस वाले फेज को हम कह रहे थे ग्रोइंग फेज। और जो ग्रोइंग फेज होती है, इस ग्रोइंग फेज के अंदर क्या हो रहा था कि जो फॉलिकल थे वो फॉलिकल क्या हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे। और जब ये फॉलिकल डेवलप हो रहे थे तो यहाँ से एक हार्मोन रिलीज हो रहा था, जिस हार्मोन को हम कह रहे थे एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या कह रहे थे, एस्ट्रोजन हार्मोन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल इन फीमेल। तो जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल में। उसके बाद हमने जो थर्ड फेज देखी थी उसमें हमने देखा था ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन जो ग्रोइंग फेज होती है, सेकंड फेज, उसमें क्या होता है कि 5th to 13th डे तक क्या होता है, जो फॉलिकल होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिवाइड, मतलब क्या हो जाते हैं, मैच्योरिटी को गेन करते हैं। और 13th डे में क्या होता है कि जो मैच्योर फॉलिकल होता है उसके सराउंडेड एक क्या हो जाती है, लेयर बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल के बनने से क्या हो जाता है, जो एफएसएच हार्मोन होता है वो क्या करता है, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी उसको रिलीज करती है। और वहां पे एफएसएच हार्मोन का क्या हो जाता है, जो वहां पे सेक्रेशन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसका सेक्रेशन क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और 14th डे में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, इतना इंक्रीज हो जाता है कि इस टाइम पीरियड पे हम उसे क्या कहते हैं, एलएच सर्ज भी कहते हैं, जो कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ओव्यूलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ओवम क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और अगर वहां पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका लेवल अब धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और ग्राफियन फॉलिकल फर्दर कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है, सिक्रीट करता है। अगर फर्टिलाइजेशन वहां पे हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और जो ग्राफियन फॉलिकल है वो फ्यू वीक्स तक क्या होता है, वहां पे रिमेन रहता है, परसिस्ट रहता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो धीरे धीरे करके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या हो जाता है, लेवल कम हो जाता है, जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो कार्पस एल्बिकन्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और फिर दोबारा से वही साइकिल क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। हमने कहा था ये साइकिल 28 डेज में अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है। अगर कुछ मेंटल स्ट्रेस या फिर क्या है, बॉडी में जो प्रॉपर एंजाइमेटिक सेक्रेशन है वो नहीं हो रहा है, तो ये साइकिल क्या हो सकती है, एबनॉर्मल भी हो सकती है। तो हमने कहा था कि ड्यूरिंग द प्यूबर्टी जब क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी, स्टार्ट होगी, तो उस स्टेज को कहा जाता है मेनार्क। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, पॉज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है एट द एज ऑफ 45 to 50, तो उस टाइम हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। उसको क्या कहा जाता है, उस फेज को कहा जाता है मेनोपॉज, उसे वहां पे कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सिंपल तो हमारे पास ये है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट,
सिंपल लैंग्वेज में तो हम यही कहेंगे कि जब मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जब यहाँ पे हम प्रोसेस को देखेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, तो हम लास्ट लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो हमने कहा था कि जो एग होता है उसको कौन रिलीज करता है, ओवरी रिलीज करती है पर मंथ, है ना। ओवरी उसको क्या करती है, रिलीज करती है। और यहाँ पे जो ओवरी होती है वो रिलीज करेगी एग को। तो एग जब वो रिलीज करेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि साइमल्टेनियस उसी टाइम पे साइमल्टेनियस एग एंड स्पर्म आर रिलीज। तो तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। अगर हम ये बात करें कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो पेनिस होता है ड्यूरिंग द क्वाइटस एंड वन इजैकुलेशन, अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म release into the female reproductive tract, vagina and cervical canal। वन क्वाइटस या वन इजैकुलेशन में जो मेल बॉडी होती है वो लगभग 200 to 300 मिलियन स्पर्म को क्या करती है, रिलीज करती है। और सारे के सारे जो स्पर्म होते हैं वो क्या नहीं हो पाते हैं, वहां पे वो वजाइना और सर्वाइकल के अंदर जो 90% स्पर्म होते हैं, 90% से भी ज्यादा स्पर्म क्या हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और डिस्ट्रॉय क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं कि कुछ बैरियर होते हैं। जैसे हम बात करें कि बैरियर के बारे में अगर हम बात करें तो एक बैरियर होता है एंडोमेट्रियम वॉल। क्या होती है, एंडोमेट्रियम वॉल। जो एंडोमेट्रियम वॉल अगर वहां पे मेंसेस नहीं हो रहा है तो इसके अंदर जो लाइनिंग होती है वो इतनी ज्यादा सर्कुलेटेड होती है कि स्पर्म को क्या करना पड़ता है, जो मूवमेंट होता है वो उसकी मूवमेंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। दूसरा, एसिडिक पीएच इनटू द वेजाइना, एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना। जो एसिडिक पीएच होता है वेजाइना का वो भी स्पर्म को मोर्टेलिटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और तीसरा क्या होता है, फैगोसाइट भी क्या करते हैं, जो स्पर्म होते हैं उनको इंगल्फ कर जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। तो लगभग 100 स्पर्म ही क्या होते हैं, वो कहाँ तक पहुंच पाते हैं, फैलोपियन ट्यूब। कहाँ तक पहुंच पाते हैं, फैलोपियन ट्यूब, दिस इज नोन एज ओविडक्ट, जिसको क्या कहा जाता है, ओविडक्ट कहा जाता है। तो ओविडक्ट तक सिर्फ और सिर्फ 100 स्पर्म ही पहुंच पाते हैं। अब ये देखिए कि फीमेल बॉडी के अंदर 2 ओवरी होती है, तो स्पर्म को ये पता कैसे लगता है कि जो उसे फर्टिलाइज होने के लिए कौन सी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाना होता है। तो यहाँ पे जो स्पर्म होता है उस स्पर्म की यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म का जो हेड होता है वो एक एंजाइम को रिलीज करता है और उस एंजाइम को कहा जाता है एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम। क्या कहा जाता है, एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम। एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम। और जो ओवम होता है वो ओवम क्या करता है, एक एंजाइम को रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजिन एंजाइम। और जो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम होते हैं, तो स्पर्म के ऊपर जो क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम होता है, वो मूवमेंट करवाता है टुवर्ड द फर्टिलाइजिंग एंजाइम। जिस ओवरीक से जिस वाली फैलोपियन की ट्यूब की तरफ ओवम होगा उसी तरफ ये एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम क्या होगा, एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम की हेल्प से क्या होगा, यहाँ पे मूवमेंट होगा। और मूवमेंट के लिए आपको पता है कि जब हम स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म की जो बॉडी होती है उसको हम 3 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वन इज
एक्रोसोमल पार्ट, सेकेंड वन इज मिडिल पीस जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और थर्ड वन इज टेल। तो टेल क्या करती है, स्विमिंग या मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है किसको, स्पर्म को, विग्रस मूवमेंट क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। जब स्पर्म क्या करते हैं वजाइना के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पे एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन कैपेसिटेशन का मतलब होता है कि वजाइना के अंदर जहां पे क्या होते हैं, जो एक्रोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है, इस एक्रोसोम की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, जो हार्मोन होते हैं, जैसे कि हम बात करें कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये क्या करते हैं, इसकी मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डी कैपेसिटेशन। और अब ये मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, यहाँ पे थिन हो जाता है ताकि इसकी परमेबिलिटी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। अब यहाँ पे जो 100 स्पर्म है, इन 100 स्पर्म में से 2 to 5 या हम कह सकते हैं 2 से 5 या 2 से 10 ही स्पर्म क्या होते हैं, वो एग के पास तक पहुंच पाते हैं। और एग के पास जब ये पहुंचते हैं तो एग जो होता है वहां पे कुछ क्या होती है, मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, यहाँ पे क्या होती है, कुछ मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। जैसे कि अगर हम एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है एग के बाहर, इस टाइप का जो मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है एग के सराउंडेड, जो यहाँ पे क्या है मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, एंट्री होगी स्पर्म की, तो हर स्पर्म अगर एग को टच करेगा तो क्या होगा, एक से ज्यादा बार क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। लेकिन एग के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि एक स्पर्म जैसे उसको विग्रसली क्या करता है, टच करता है। तो यहाँ पे हमने कहा था कि कुछ एंजाइम होते हैं जो एक्रोसोम क्या करता है, रिलीज करता है। जैसे हम बात कर रहे थे लाइसिन, कौन सा एंजाइम, लाइसिन। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं जोना, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा, क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा, तो कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करने के लिए जो स्पर्म का हेड होता है, जो एक्रोसोमल पार्ट होता है, हमने कहा था ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं जोना या कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम या कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ये इस लेयर को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। और डाइजेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो एंट्री होती है किसकी, स्पर्म की, अब वो इस मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, यहाँ पे इस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करके अंदर की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है। सेकेंड टाइम पे क्या करता है, यहाँ पे जो दूसरी यहाँ पे क्या होता है, लेयर होती है। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है हाइड्रोड्यूनिलेज एंजाइम, जो यहाँ पे इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है ओवम के बाहर, जो कोरोना रेडिएटा है उसको क्या कर देता है, उसको यहाँ पे ये क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। और अब इसके अंदर एक थर्ड क्या होती है, एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं द सेल्स ऑफ जोना पेलुसिडा। कौन सी सेल्स होती है, जोना पेलुसिडा। तो जो जोना पेलुसिडा होता है, जोना पेलुसिडा, यहाँ पे क्या होती है, एक सेल होती है जो मेम्ब्रेन होती है, उसके लिए एक एंजाइम क्या करता है, एक्रोसोम रिलीज करता है। और उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, उस एंजाइम को कहा जाता है एक्रोसीन। क्या कहा जाता है, एक्रोसीन एंजाइम उसे कहा जाता है। और ये एक्रोसीन एंजाइम क्या करता है, जब इस लेयर को डिसॉल्व कर देता है तो इसकी जो आउटर लेयर होती है, इस लेयर को हम कहते हैं
पेरीवेटालाइन मेम्ब्रेन, पेरीवेटालाइन मेम्ब्रेन, पेरीवेटालाइन मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये ओवम है, एग है या oocyte है, तो जो एक्चुअल में ये एग है अभी तक ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। क्या है, सेकेंडरी oocyte है। और सेकेंडरी oocyte जब इसके अंदर एक्रोसोमल पार्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोलाइट एंजाइम क्या कर देंगे, यहाँ पर परमिटिविटी प्रोवाइड करवाएंगे। तो एक पॉइंट होता है यहाँ पे जहाँ पे जो प्रीविटालाइन मेम्ब्रेन को जैसे स्पर्म टच करता है तो ये विटालाइन मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, वहां से हट जाती है और स्पर्म का हेड क्या हो जाता है, मिडिल पार्ट यहाँ पे एम्बेडेड होता रहता है स्पर्म के अंदर। तब यहाँ पे मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है, और मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट होता है तो ये ओवम में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और सेकंड पोलर बॉडी का क्या हो जाता है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। और अब यहाँ पे क्या बन जाता है, अब यहाँ पे एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो डिप्लॉइड जो जाइगोट होता है वो हमेशा क्या करता है, डिप्लॉइड जाइगोट जो होता है वो हमेशा यहाँ पे, अब उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। अब एक चीज आती है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बीइंग में, उसके लिए कौन सा गैमीट रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल गैमीट आइदर फीमेल गैमीट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो जो 23rd नंबर का क्रोमोसोम होता है उसी पे डिटर्मिनेट करता है किसी भी इंडिविजुअल का जो क्या होता है, सेक्स होता है, वो उसी पे क्या करता है, डिटर्मिनेट करता है। तो अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें तो जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स और एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मेल बॉडी के अंदर एक्स और वाई क्या होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन, ये वाला क्रोमोसोम सेपरेट, ये वाला क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, सेपरेट। रिडक्शन का मतलब हाफ हो जाएगा। एक गैमीट्स के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होगा, ओवम के पास, इसके पास सिर्फ एक्स होगा। स्पर्म कुछ क्या करेंगे, 50% स्पर्म एक्स क्रोमोसोम को कैरी करेंगे और कुछ वाई क्रोमोसोम को करेंगे। अगर यहाँ पे एक्स से फ्यूज होता है तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, वो गर्ल होगा। अगर ये एक्स इस वाले एक्स से भी फ्यूज करता है तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, फीमेल ही होगा। और अगर ये एक्स इस वाई से क्या करता है, फ्यूज करता है, तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, मेल होगा। तो जो मेल गैमीट्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा गैमीट रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल गैमीट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो फाइलोपियन ट्यूब में एक पार्ट होता है और उस पार्ट को हम कहते हैं एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। क्या कहते हैं उस पार्ट को, उस पार्ट को कहा जाता है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। उस पार्ट को क्या कहते हैं, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। ओवम रिलीज करेगा यहाँ से और ये एम्पुलरी रीजन में चला जाएगा, और जब ये एम्पुलरी रीजन में जाएगा तो यहीं पे स्पर्म आएगा, और स्पर्म आने के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, जिसको हम क्लीवेज ऑफ जाइगोट कहते हैं। जब जाइगोट डिवाइड होगा तो डिवाइड होने के बाद इसमें जब सेलुलर स्टेज आती है, जब इसमें सेलुलर स्टेज आएगी क्लीवेज ऑफ जाइगोट के बाद 2, 4, 8 एंड 16 जब डॉटर सेल्स बनेगी तो उसको कहा जाता है ब्लास्टोमियर। क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर, उसे हम कहते हैं ब्लास्टुला या ब्लास्टोमियर। और जब ब्लास्टोमियर में क्या होगा, एम्ब्रियो जब ये सेलुलर स्टेज आएगी, इसके अंदर ये एक सेल है, इससे क्या बनी, 2 सेल बनी, ऐसे करके 2 सेल बनी। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, जब इसके अंदर एक सेलुलर स्टेज 16 तो हम इसे क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर। और जब यहाँ पे ऐसे ही कितने बन जाएंगे, इसके अंदर 18 to 16 और सेल ऐसी ही बन जाएंगी, तो उस वाली स्टेज को हम क्या कहते हैं, उस वाली स्टेज को हम क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। और फिर मोरुला क्या करता है, वहां पे धीरे धीरे करके मूवमेंट करके कहाँ आ जाता है, यूट्रस की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है, और फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर, इसमें कन्वर्ट होता जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और आउटर लेयर जो होती है ब्लास्टोसिस्ट की, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। और यही ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम में क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। समझ गए ना। तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन वाला जो टॉपिक था वो हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।